हमारे डे टू डे लाइफ में कई लोगों ने ये फ्रेज सुना होगा कि भाई शिकारी बन शिकारी। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो हमें ये पता लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एनिमल किंगडम को रेफर करते हैं किसी भी इंसान की ग्रेट क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ऐसा क्यों है? इसके पीछे वैलिड साइकोलॉजिकल रीजन है। तो आज हम ऐसे ही कुछ शिकारी एनिमल के बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज का सहारा लेंगे एक्सप्लेन करने के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी ऑफ कॉन्फिडेंस। तो पहला साइन ऑफ कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज है स्लो मूवमेंट। अगर आप लोगों ने जॉन विक मूवी देखी है तो उस मूवी के हर एक सीन में अगर जॉन विक किसी फाइट या शूटिंग में इन्वॉल्व नहीं है तो उसका हर एक मूवमेंट स्लो है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखो तो आप नोटिस कर सकते हो कि इवन वो जब बात भी करता है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही स्लो है। Thanks. Good seeing you again, John. Perkins. ऑन द अदर हैंड काफी लोग जब नर्वस, एंशियस या फिर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में होता है तो उन्हें पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है, तो अक्सर उसका बॉडी लैंग्वेज फास्ट और स्कैटर्ड हो जाता है। ये दो तरह के मूवमेंट हम वाइल्ड एनिमल में भी देख सकते हैं, जिसको प्रेडिटर और प्रे मूवमेंट बोलते हैं। अगर हम जंगल के कोई भी शिकारी जानवर को देखें तो ये देखते हैं कि किसी भी शिकारी जानवर का नॉर्मल मूवमेंट हमेशा स्लो और रिलैक्स्ड होता है। सेम वही मूवमेंट आप जॉन विक में भी देख सकते हो। लेकिन इसके ऑपोजिट जो भी शिकार होता है उसका मूवमेंट हमेशा फास्ट और जर्की होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों ही एनिमल की लिविंग रियलिटी अलग होती है। जो शिकारी एनिमल है उन्हें कॉन्स्टेंटली खतरे का सामना नहीं करना पड़ता या फिर उन्हें डर डर के रहना नहीं पड़ता है, इसलिए वो हमेशा ऑलमोस्ट रिलैक्स रहते हैं। वही दूसरी तरफ किसी भी शिकार को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है और क्विक मूवमेंट का सहारा लेना पड़ता है डेंजरस सिचुएशन से बचने के लिए। वैसे ही अगर आपका मूवमेंट स्लो और रिलैक्स्ड हो तो आप दूसरे लोगों को ये सब कम्युनिकेट करते हो कि आप उस सिचुएशन में या फिर किसी भी सिचुएशन में नर्वस और एंशियस फील नहीं करते हो, और ये एक साइन होता है एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस का। लेकिन दूसरी तरफ कभी कभी आप एक्सपेंसिव मूवमेंट के साथ भी अपना कॉन्फिडेंस शो कर सकते हो। ट्रिक यहाँ पे ये है कि अगर आपका मूवमेंट सेल्फ डिटरमिन्ड हो रादर देन की एनवायरमेंट डिटरमिन्ड तो ही आप कॉन्फिडेंट नजर आते हो। मतलब जब आप अपना मूवमेंट खुद डिसाइड करते हो कॉन्शियस होके, ना कि आप एनवायरमेंट या सिचुएशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते हो। इसे प्रैक्टिस करने का तरीका ये है कि जब भी आप किसी सिचुएशन में एंशियस फील करते हो और अगर आपका बॉडी मूवमेंट फास्ट हो जाता है, ऐसे सिचुएशन में आप एक डीप ब्रेथ लेके अपने बॉडी मूवमेंट को स्लो कर सकते हो। वही दूसरी ओर अगर जब आप नर्वस होते हो तो अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज श्रिंक हो जाती है तो आप माइंडफुली अपने बॉडी को एक्सपैंड करके अपना बॉडी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। ऐसा करके आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो एनवायरनमेंट में डिपेंडेंट ना होने के लिए, और इससे आपका माइंड बॉडी कनेक्शन भी इंप्रूव होता है। दूसरा साइन है वॉक अवे फ्रॉम सिचुएशन। मतलब कोई भी सिचुएशन या फिर इंटरेक्शन अगर आपको पॉजिटिवली सर्व नहीं कर रहा है तो उस सिचुएशन से बिना हिचकिचाए निकल जाना या फिर उस कॉन्वर्सेशन को अपनी तरफ से खत्म कर देना। ऐसा करके ना कि आप ये सब कम्युनिकेट करते हो कि आप एक्सट्रीमली पावरफुल और कॉन्फिडेंट हो, बल्कि आप ये भी शो करते हो कि यू डोंट केयर। It is a pleasure having you with us again, Mr. Wick. एनिमल किंगडम में अगर कोई भी एनिमल किसी भी एनिमल को अपना पीठ दिखाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस समय वो दूसरा एनिमल अनथ्रेटनिंग और अनइम्पोर्टेंट है। इसीलिए किसी तालाब के एक और अगर शेर पानी पी रहा हो और दूसरी ओर हिरन, तो अगर शेर भूखा नहीं है तो हिरन को पीठ दिखा के वापस जा सकता है, लेकिन हिरन कभी ऐसा नहीं कर सकता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये ट्रिक किसी भी सिचुएशन में यूज करके अपना पावर दिखाओ, क्योंकि ऐसा करके आप दूसरे लोगों को अनइम्पोर्टेंट फील कराते हो, जो कि हर वक्त सही नहीं होता। हालांकि अगर आप इससे ऑपोजिट जाके किसी भी सोशल एनवायरनमेंट में इनिशिएटिव लेते हो और खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो दूसरों के सामने, और जो लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं उनको भी इंट्रोड्यूस और इन्वॉल्व करते हो अपने कॉन्वर्सेशन में, तो आप लोगों को ये सब कम्युनिकेट करते हो कि आप एक अच्छा लीडर हो और आप में सोशल इंटेलिजेंस भी है। तीसरा तरीका है हैंडीकैप प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें मोर के बारे में जानना पड़ेगा। क्या कभी आपने ये सोचा है कि मोर के इतने बड़े बड़े पंख होने के पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि अगर हम सर्वाइवल पर्सपेक्टिव से देखें तो बड़े पंख होने से मोर के सर्वाइवल में कोई फायदा नहीं है, बल्कि जितना ज्यादा और बड़े पंख होंगे उतना ही मोर को उड़ने में या फिर भागने में मुश्किल होगी
और ये उसके सर्वाइवल के अगेंस्ट है। लेकिन हैंडीकैप प्रिंसिपल के हिसाब से मोर के जो पंख होते हैं वो मोरनी को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। जितने बड़े पंख होंगे उतने ही उसके सर्वाइवल में थ्रेट होगा, लेकिन ऐसे थ्रेट को वही मोर अफोर्ड कर सकता है जो कि स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटेंट हो। और इसीलिए काउंटर इंट्यूटिवली फीमेल पीकॉक अपने रिप्रोडक्शन के लिए वही मेट को सिलेक्ट करती है जिसमें ज्यादा पंख हो। हम ह्यूमंस भी इससे काफी अलग नहीं है, और इसीलिए जब भी कोई इंसान अपने फ्लॉज और शॉर्टकमिंग्स के बारे में ओपनली बात करता है या फिर किसी भी सिचुएशन में सच बोलता है, भले ही उस सच की वजह से उसको प्रॉब्लम क्यों ना फेस करनी पड़े, तो वो लोगों को ये सब कम्युनिकेट करता है कि वो अपने आप में इतना सिक्योर और कॉन्फिडेंट है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में अच्छा सोचता है या बुरा। तो यार अपना फीमेल इंटरेक्शन बहुत कम है, मतलब अपना फीमेल इंटरेक्शन इतना कम है कि अपने घर में कंगा है, कंगी भी नहीं है। हाँ, अपन भाई अपने को अपनी शक्ल बता, अपने को बता कोई लड़की सेट होनी नहीं, ठीक है। दूसरी ओर जब वो अपने ऑनेस्टी को प्रायोरिटी देता है डिफिकल्ट सिचुएशन में भी, तो वो ये सब कम्युनिकेट करता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट और डिफिकल्टी से नहीं डरता। और पैराडॉक्सिकली बाकी लोग ऐसे लोगों को एक्सट्रीम कॉन्फिडेंट इंसान की तरह देखते हैं। आखिरी पॉइंट है नॉन रिएक्टिविटी। नॉन रिएक्टिविटी का मतलब ये है कि जब आप दूसरे इंसान के इमोशनल स्टेट या टोन को अडेप्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बात कर रही है और वो आपकी किसी बात पे गुस्सा हो जाती है और आपसे आर्ग्यू करने लगती है, तो इस सिचुएशन में अगर आप भी गुस्सा हो जाते हो और उनके आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट अपने आप को डिफेंड करने लगते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने उनकी इमोशनल टोन को अडेप्ट कर लिया। लेकिन अगर आप उन इमोशनल टोन को अडेप्ट नहीं करते हो और कामली अपने आर्ग्यूमेंट रखते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप नॉन रिएक्टिव हो उस सिचुएशन में। अगले मिर्जापुर के इस क्लिप में कालीन भैया को आप देख सकते हो कि वो कितना नॉन रिएक्टिव बिहेव करता है कंपेयर टू अदर कैरेक्टर्स। अगली बार मुन्ना भैया घर आए, जिंदा वापस ही नहीं लौटे तो तो वहां भी है कालीन भैया। नॉन रिएक्टिविटी एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस का साइन इसलिए है क्योंकि नॉर्मली लाइफ आपके ऊपर हमेशा हर किस्म के प्रॉब्लम्स, फ्रस्ट्रेशन, एंगर और इरिटेशन फेंकती रहती है। लेकिन हम जब किसी को इमीडिएटली ऐसे सिचुएशन में रिएक्ट करते हुए देखते हैं, तो हमें यह सब कम्युनिकेशन मिलता है कि वो इंसान वीक है और उसको अपने आप में कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो जो इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसमें कॉन्फिडेंट ना होना ऑब्वियस है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम कोई ऐसे इंसान का सामना करते हैं जो किसी भी सिचुएशन में काम और नॉन रिएक्टिव रहते हैं, तो वो इंसान हमें ये सब कम्युनिकेट करता है कि जो कोई भी प्रॉब्लम और फ्रस्ट्रेशन वो फेस कर रहा है उसको वो हैंडल कर सकता है, और इससे ऑटोमेटिकली हम उन्हें ज्यादा ट्रस्ट और रेस्पेक्ट करने लगते हैं। नॉन रिएक्टिविटी ना कि कॉन्फिडेंस का साइन है, बल्कि एक अच्छे लीडर होने के लिए ये क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। नॉन रिएक्टिविटी को डेवलप करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना। मतलब कि ऐसे कौन से लोग, बात या सिचुएशन है जहां आप इजीली ट्रिगर्ड हो जाते हो और इमीडिएटली रिएक्ट करते हो। जब आप ऐसे लोगों को या फिर सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर लोगे और उसका एक लिस्ट बना लोगे, तो नेक्स्ट टाइम जब आप ऐसे सिचुएशन फेस करोगे तो आपके लिए आसान होगा उस सिचुएशन को एनालाइज करने में और उस सिचुएशन में काम और नॉन रिएक्टिव रहने के लिए। तो ये था साइकोलॉजी ऑफ कॉन्फिडेंस का पहला पार्ट। अगले पार्ट में हम और ऐसी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि कॉन्फिडेंस रिलेटेड हो। और इसी के साथ हम आज का ये वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।